নমস্কার বন্ধুরা, এখানে দুইজন পাকিস্তানি জার্নালিস্ট এইটা আলোচনা করছেন যে পাকিস্তানের অবস্থা অন্যান্য দেশ ভারতের তুলনায় এত জিনিসপত্রের দাম কেন বাড়ছে, পাকিস্তানের এইরূপ অবনতির কারণ কি। দেখুন কি কথা হয়। तो मैं हूं कमर चीमा। और जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure. Thank you, Johnson. तारड़ साहब, आज की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 22% तक पहुंच गई है। ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। आज तक जो इन्फ्लेशन होती थी वो 12%, 13%, एक साल में अगर कोई इतनी बढ़ी, लेकिन ये 22% तक नहीं गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साबका वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने आज इस्लामाबाद में धरना किया और पेट्रोल, आपको पता है, परसों हुकूमत ने 250 रुपए लीटर कर दिया है। तारड़ साहब, ये किस डायरेक्शन में एक तो जा रहे हैं, दूसरा ये बताएं कि जितना पेट्रोल महंगा हो गया, इतने लोगों को इकट्ठा करना, क्या ये वक्त का वो रिसोर्सेज का ज़िया नहीं है कि इतना लाखों करोड़ों रुपए का पेट्रोल इसलिए लगा दिया जाए कि एक लीडर बात करना चाह रहा है और मुल्क के अंदर कोई सियासी इमरजेंसी भी नहीं है। आप ये क्या देख रहे हैं? और ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है जो पंजाब में भी खासकर बनी है, जरा कम से कम हमें थोड़ा सा एक आउटलुक बताएं, क्योंकि हमें ये हमारे व्यूअर्स बड़े बेताब हैं कि ये किस तरफ पाकिस्तान की सियासत जा रही है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर इम्पैक्ट है इंटरनेशनल सियासत का। और इंटरनेशनल सियासत इस वक्त अगर मैं देखूं, पेट्रोल की जो महंगाई है उस पे दो चार, एक तो कोविड की वजह से वैसे ही सारी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश थी, और उसके ऊपर जो है जलती के ऊपर तेल आया है यूक्रेन की जो है अटैक रशियन वॉर का, और उसके बाद अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का। उसकी वजह यह है कि एक तो रशिया, आपको पता है, बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। उसने तो बल्कि मैं समझता हूं पैसे बना रहा है आजकल ऑयल की वजह से वो तो। लेकिन इस वक्त जो यूरोप और दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट है। क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में जो बिक रहा है उसकी प्राइसेस पे इम्पैक्ट है रशियन और यूक्रेन इसका कॉन्फ्लिक्ट का। और दूसरा जो इस पे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट ये है कि पहले जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाता था ट्रंप साहब के पहले, ट्रंप के दौर में तो उन्होंने अपना यहां से तेल निकालना शुरू कर दिया था और पेट्रोल पर बैरल बहुत नीचे चला गया था। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेट आए हैं, इन्होंने अपनी ड्रिलिंग बंद कर दी है। और ऊपर से उसका जो उसका ऊपर जो ज्यादा इम्पैक्ट है वो ये है कि बाइडेन साहब गवर्नमेंट नहीं चला रहे इस वक्त, बराक ओबामा चला रहे हैं। और एक लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे विंग जो डेमोक्रेट पार्टी का है, दे आर सिटिंग ऑन द स्टीयरिंग व्हील और अपनी ड्रिलिंग बंद करके वो मिडल ईस्ट के तेल पर रिलाय करते हैं। और वीक फॉरेन पॉलिसी ये है कि उनकी मोहम्मद बिन सुलमान और दूसरी ओपेक कंट्रीज उनकी बात उनको लिफ्ट नहीं करा रहे बिल्कुल, क्योंकि जब से वो अफगानिस्तान से जिलीलो ख्वार होकर डीमोरलाइज होकर निकले हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो चुकी है। उसका दुनिया पे कोई इंपैक्ट नहीं है। यहां तक कि इमरान खान साहब अपनी जेब से मरासले निकाल निकाल के लहरा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो तेल की प्राइसेस पूरी दुनिया में, पहले ये होता था कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था, चीजें होती थी, अमेरिका से कॉल जाती थी ओपेक को और सऊदी अरेबिया को, वो प्रोटेक्शन बढ़ा देते थे, बैरल नीचे आ जाता था। अब वो हालात नहीं है। मोहम्मद बिन सुलमान भी अपने आप को रशिया और चाइना के साथ अलाइंड कर रहे हैं अपने आप को, और उसकी वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है एक महंगे क्रूड ऑयल पे। लेकिन इसका आने वाले दिनों में चेंजेस आने की तवक्को मौजूद है, वो इस तरीके से कि अब खुदा खुदा करके हमारे जो स्लीपी जो है, जो बाइडन, वो अब सऊदी अरेबिया के दौरे पे जाएंगे, उनके को पांव पड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे, ओपेक अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी। वैसे भी जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में, बैरल कुछ नीचे आया है कंपैरेटिवली पहले से। अब दूसरा उसका पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लेशन 22% में अगर देखा जाए तो असल जो होगी इन्फ्लेशन वो तो इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन साथ करप्शन और जो टैक्सेस की वजह से जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली आएगा। हर चीज महंगी होगी। ये जो आपने सुपर टैक्स या दूसरे टैक्सों की बात करते हैं, ये आम आदमी में फौरन सुबह टैक्स बढ़ता है, शाम को ये प्राइस जो है शाम को ये चीजें कंज्यूमर पर चली जाती हैं। और दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर हालात आपने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है और फाइनेंशियल क्राइसिस है।
इस वक्त आप अगर आज के दिन में देखें तो पंजाब के अंदर ना आपका कोई चीफ मिनिस्टर है, ना वहां पे कोई गवर्नर है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना कोई जुडिशरी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में दूसरा इंपैक्ट ये हो रहा है कि आपके बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पैसा लेकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं। तो उस वजह से भी डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, करप्शन के रेट बढ़ चुके हैं। और अगर देखा जाए तो मैं इसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, लोगों को बताना चाहूंगा, अभी तो आपके पास थोड़ा सा एक ऑक्सीजन आई है, 2.3 बिलियन आपको मिला है चाइना से, 2 बिलियन आपको आईएमएफ से नजर आ रहा है, फ्रांस का कर्जा आपका थोड़ा सा उन्होंने डेफर्ड किया है, ये थोड़ा सा एक आपको रिलीफ मिला है। लेकिन अगर आपने सॉलिड प्लानिंग इसकी ना की तो श्रीलंका की मिसाल ये दूंगा कि वहां पे पब्लिक के लिए पेट्रोल बैन कर दिया गया है, वहां पे आम शहरी पेट्रोल नहीं खरीद सकता, सिर्फ बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल खरीद सकती है। मेरे ख्याल में आप उससे ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इस वक्त अभी तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। आज भी पाकिस्तान के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दी है उसमें कोई अच्छे की उम्मीद नजर नहीं आ रही। उसमें फिर दोबारा उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने फौज को फिर दोबारा चैलेंज किया है, उन्होंने जिस तरीके से जुडिशरी और जिस तरीके से उन्होंने धांधली के इलेक्शन के बारे में फोरकास्ट की है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, खुदा ये चाहते नहीं। आज तो खैर खान साहब ने अखीर कर दी है, उन्होंने कहा कि मैं खुदा के सामने जाऊंगा तो खुदा मुझसे क्या क्वेश्चन करेगा, और न्यूट्रल जब खुदा के सामने जाएंगे तो उनसे क्या क्वेश्चन होंगे। मैं तो सुन के ये चीजें हैरान होता हूं कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन पर है और लोग किस तरीके से सामने खड़े होकर सारा कुछ देखते हैं। लेकिन आफरीन है, आज मैं उनको 100 में से 110 पॉइंट्स दूंगा कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने वो शो जो स्टेज ड्रामा पेश किया है। उन्होंने बिलखसूस पिछले सारे लोगों की वीडियो चलाई हैं, आज दिस इज फर्स्ट टाइम नई चीज देखी गई है, वो चलाई है उन्होंने। खास साहब ये खुद भूल गए हैं कि अगर कोई सियासी पार्टी इनकी वीडियोस चलाए जिसमें ये फरमाते थे कि आईएमएफ में जाऊंगा तो खुदकुशी करूंगा, ये मैं ये कर दूंगा, मैं 1.5 करोड़ जाबें करूंगा, तो खान साहब आप भी तो इन चीजों से भरे पड़े हैं, आपने ये क्या नई चीज दिखाई है। हाँ, लेकिन बात यह है कि वाहिद पार्टी है ये पाकिस्तान की जो ऑडियोग्राफी पर और विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर जो है खड़ी है, ट्वीट के ऊपर खड़ी है, टिकटॉक पे खड़ी है। वोटर इनके कोई नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ डीजे भट्ट ने जो आज महफिल सजाई थी, मैं उसको दाद दूंगा। ना कोई पीपल्स पार्टी पहले कर सकी है, ना नून लीग को होश है कि हमने किस तरह करना है, विजुअल आर्ट क्या है, लोगों को एक एंटरटेनमेंट किस तरह देनी है। आफरीन खान साहब ने आज बहुत अच्छा शो सजाया उन्होंने, और लेकिन मैं इसकी दाद दूंगा, मेरा ख्याल है डीजे भट्ट इनके जो फाउंडर हैं इस सारी चीजों के, और कुछ ऐसे दूसरे लौंडे लपाड़े जो बाहर से गए हैं विजुअल आर्ट में। मैं समझता हूँ खान साहब को चाहिए बहुत जल्दी को मूवी बनाए जो कि हर बच्चा देखे, और लाजमी करार दे दिया जाए कि वो सारे पाकिस्तानी देखें, जो अमल बिल मारूफ के साथ है। लेकिन खान साहब ने आज जो आखिरत का ड्रामा, रोजे आखिरत का जो सीन आज पेश किया है, मैं आफरीन है, सारी की सारी जो स्पीच थी वो चोर चोर और 1100 अरब रुपए। लेकिन खान साहब ये भूल गए कि चार सालों में मारूफ जो खुद आप जो है खान साहब $1 भी बाहर से नहीं ला सके। आपने एनआरओ की स्टैंप अपनी जेब में रखी हुई थी। टोटल 4 साल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के बगैर चली है, सिर्फ सदारती ऑर्डिनेंसेस पे चली है। खान साहब, अफसोस के कभी आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी चंद फिक्रे आप कहते। आपने जिस तरीके से मुल्क प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों में बेच दिया था, दे दिया था, अपनी खुद की परफॉर्मेंस देखें तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। अयाज मीर साहब ने भी फरमाया है और लोगों ने भी, कईयों ने कहा है जो कुछ फहम रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बस खान साहब जो है वो अपना एक उनका बिक रहा है चूरन, और वो बेच रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। बच्चे खरीद रहे हैं टिकटॉक वाले और ट्विटर वाले। जो ज्यादा जो वोटर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है 4 साल में। और मैं एक और बात ये देखे कि मैंने पहली दफा हिस्ट्री में एक ऐसा आदमी देखा है जिसको इक्तदार की इतनी हिवस है, इतनी लालच है। मैं अलेमान मेरा मकसद, वो कहता है कि मैं नहीं तो पाकिस्तान ही नहीं। ये मेरी अब आज की उसकी जो मैंने इनकी स्पीच सुनी है, आई वाज नॉट प्लीज्ड विद इट। चोर चोर चोर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई रोड मैप नहीं है इकॉनमी का,
कोई रोड मैप नहीं है कि ये खुद आएंगे तो तेल को किस तरह सस्ता करेंगे, ये खुद आएंगे तो महंगाई को किस तरह कंट्रोल करेंगे। एक सिंगल पॉलिसी रिलेटेड बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने वही ड्रामा डीजर, फजलुर रहमान और ये तो वो बस एक मजाक से अलावा कुछ भी नहीं। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि एक स्टेज ड्रामा है जिसमें मेरा मकसद है कि एक दूसरे के गिरेबान और गंदी बातें और इस तरह की हरकतें करते हैं। तर साहब, ये आपने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी इंटरनेशनल सिचुएशन को लिंक किया है पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिचुएशन के साथ, और इसका इन्फ्लेशन और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से बिल्कुल ताल्लुक है। तर साहब, एक दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जो इदारे हैं वो हुकूमत के साथ मिल गए हैं, तो लिहाजा अब जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं जिन्हें बाय पोल्स कहते हैं, उस पे धांधली होगी। और दूसरा, उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट को कड़ी तनकीद कर रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे कि अब बार-बार ये बातें कर रहे हैं जी कि एस्टैब्लिशमेंट लोगों को फ़ोन करती है या एजेंसियाँ लोगों को फ़ोन करती हैं। तो ये जब इनकी हुकूमत थी तो उस वक़्त सुनने में आया कि इनके एमएनएज़ जब नहीं आते थे तो उनको भी ऐसे ही फ़ोन जाते थे। तो एक आज मुझे कोई बता रहा था कि किसी को फ़ोन गया, उन्होंने कहा मैं बंदे भेजूँ आपको या जहाज़ भेजूँ आपको लाने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो इनके दौर में होती थी, और आज ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उनके साथ स्टैब्लिशमेंट मिल गई हुई है। तो ये आप क्या समझते हैं, ये इमरान खान साहब की शिकस्त है एक बात, या दूसरा ये वही रोना होगा धांधली का और माहौल को मजीद खराब किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स तो उस तरह हुए नहीं है। तो ये जो अभी आप मजीद हैजान देख रहे हैं, ये बाय पोल्स जो अभी 17 को हो रहे हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 22 तारीख को कराया जाए, वोटिंग दोबारा कराई जाए पंजाब के सीएम की। देखिए, इस पे मैं 3 पॉइंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। खान साहब मिस्टर पेशावर के बगैर खुद जीरो है, इनको खुद भी पता है, ये खुद एडमिट भी कर चुके हैं। इनको लाया गया था, ये प्रोजेक्ट इमरान ने लॉन्च किया गया था एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये उसी का रिजल्ट है। ये खुद इस काबिल नहीं थे, 1-2 सीटें मियां वाली से जीतते थे। इससे अलावा इमरान खान ये जो समझते हैं कि ही इज लार्जर देन तैयब अर्दगान, तो दिस इज फूल्स पैराडाइज, दिस इज नॉट ट्रू। दूसरा पॉइंट इसमें मैं ये कहूंगा कि इनके खुद के सेनेटर कह चुके हैं कि F7 के अंदर एक सेफ हाउस के अंदर मुलाकातें होती थी। इनको खुद को पता है सारा। इनके खुद एमएनए जो है उनको इकट्ठे कर करके लाया जाता था लेजिस्लेशन के लिए, नाराज क्योंकि लिफ्ट ही नहीं कराते थे। मुल्क की चाबियां थी उन्होंने इंपोर्टेड बच्चों को दी हुई थी जो बाहर से आए हुए थे अनइलेक्टेड, और एमएनएज एमपीएस की बेइज्जती की जाती थी, उनसे मुलाकात ही नहीं होती थी। पता है, इनको खुद को पता है। तो अब उस पे जो अगला तीसरा मेरा पॉइंट ये था कि खान साहब को पता है कि ये इनकी रिलेशनशिप, इनको लाया गया था। अब बार बार ये कहते हैं उनको कि मुझे फिर दोबारा लाया जाए। खान साहब, आपने 10 साल का मंसूबा बना लिया था, आप डिक्टेटर बनने के चक्कर में पड़ चुके थे, और आप इलेक्टेड लोगों को लिफ्ट नहीं कराते थे, और आपके सारे के सारे लौंडे लपाड़े करप्शन इस बुरे तरीके से, वो कहते हैं ना कि मैंने आपको जिस तरह कहा था, वाहियात तरीके से करप्शन कर रहे थे। तो उसके रिजल्ट में लोग एस्टेब्लिशमेंट घबरा के उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया। तो हकीकत ये है कि इमरान प्रोजेक्ट नंबर 1 जो लॉन्च किया गया था वो फेल हुआ बड़े बुरे तरीके से। उस पे आप ब्लेम नहीं कर सकते उनको। आज खान साहब ने, मैं एक जो तीसरा पॉइंट जो था मैं भूल गया हूं, खान साहब का कंट्राडिक्शन देखें, किस खूबसूरती से पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। कौमी असेंबली से इस्तीफे हैं, लेकिन सूबा सरहद के अंदर इनकी गवर्नमेंट है, वहां पे इस्तीफे नहीं है। पंजाब असेंबली में इस्तीफे नहीं है। जिमनी इंतखाबात का बायकाट नहीं है। देखिए किस खूबसूरती से। भाई सारा छोड़ना, सारा कुछ छोड़ के साइड में बैठो फिर। देखिए, कौमी असेंबली में आपने इस्तीफे दे दिए हैं, बाकी हर जगह पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोगों को क्या बता, दूसरी साइड पे आपको, इसका मतलब है कि आप मुतमिन है जमहूरियत से, दूसरे सूबा सरहद की जमहूरियत से आप मुतमिन है, सूबा पंजाब की जमहूरियत से मुतमिन है, क्योंकि वहां पे आप कंटेस्ट कर रहे हैं। फिर आज आप जो जिमनी इंतखाबात के बारे में आपने कौन से अल्फाज आज इल्काबात आपने दिए हैं कि वहां पे धांधली होगी, और मैं वो कप्तान हूं जो भारत में जाके भारतीय अंपायर के बावजूद जीत कर आया था। ओ खुदादा ना लो खान साहब, या तो बाइकआउट करके साइड पे हट जाओ, कोई ये 2 नंबर इलेक्शन में हम नहीं लड़ेंगे, और दूसरी तरफ आप उसमें कंटेस्ट भी कर रहे हैं। आप खान साहब खुद कंफ्यूज है, नर्वस है। खान साहब को चाहिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी करें, रिलैक्स करें अपने आप को। पहले ये चले जाया करते थे नथिया गली, वहां जाके जॉगिंग वॉगिंग करते थे। खान साहब को चाहिए मराकबा करें, जाके वहां पे जाके कुछ 4 दिन चिल्ला चिल्ला काटे, वहां पे जाके कुछ थोड़ा सा देखें कि मैंने 4 साल में क्या ब्लंडर किए हैं, मैं पाकिस्तान के साथ कितना धोखा मैंने किया है, मैं कितने झूठ बोलता हूं डेली बेसिस पे। जरा देखें तो सही ना। खान साहब को चाहिए
मैं समझता हूं हर एक इंसान को अपने आप को चाहिए एवेल्युएट करे, लेकिन खान साहब को तो अपनी एवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खान साहब एक तकरीर में ही अपनी चीजों को कंट्राडिक्ट कर देते हैं, या सुबह शाम की तो बात बहुत दूर की बात है ना। खान साहब तो एक तकरीर शुरू करते हैं, आखिर में जाके उसको कंट्राडिक्ट कर देते हैं, चीजों कौम को कंफ्यूज कर देते हैं। किस खूबसूरती के साथ मेरा मकसद है, कहते हैं जी कि मैं कभी कहते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया कि न्यूट्रल्स जो है वो न्यूट्रल हो गए, कई दफा फिर उसी तकरीर में कह देते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि आप न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, या अच्छाई और बुराई के साथ जाते हैं। मेरे खान साहब को तो खुद पता नहीं है। 1100 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, कहते उसमें से आधा आ जाए तो पाकिस्तान चल जाएगा। आपको 4 साल किसी ने रोका था 1100 अरब रुपया लाने के लिए वापस? आप खुद डीलें बनाते रहे, नवाज शरीफ को जहाज में आपने आप खुद बिठा के भेजा यहां से। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप खुद चाहते थे नवाज शरीफ यहां से जाए और शोर कम हो सोसाइटी में, आप मिलके आप अच्छे तरीके से हुकूमत करके लौटे डालें आप। ये तो आपका मंसूबा खुद का था ये। लेकिन ये कि अब मेरा मकसद इस वक्त वजह ये है, अब पता नहीं है कि अब पाकिस्तान जो है प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो मैं एक सबसे खतरनाक ट्रेंड जो चीमा साहब देख रहा हूं, वो मैं ये देख रहा हूं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट और फौजी इदारे डिमोरलाइज हो चुके हैं, छुपते फिर रहे हैं, इन लोगों से डरते फिर रहे हैं। और बच्चे, मैं खुदा की मैंने आज तक नहीं देखा जिस तरीके से फेसबुक पर, ट्विटर पर और टिकटॉक पर गालियां निकाली जा रही हों। और बिल्कुल लोग सही कहते हैं कि भारत ने आज तक इतना पाकिस्तान की आर्मी को डैमेज नहीं कर सके जितना इन्होंने ये लौंडे लपाड़े ट्विटर वाले जो है, जिन्होंने 5th जनरेशन वार के जरिए जिस तरीके से इन्होंने जलील कर दिया हमारे इंस्टीट्यूशंस को। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर फौज एक वाहिद अदारा है जो आपकी फेडरेशन की अलामत है, एक वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान के 4 सूबों को इकट्ठा करके बैठा हुआ है। और आपने उसी के खान साहब, आप उसी की पैदावार है, उसी इदारे की। आप जिसकी झोली में बैठ के अब उसकी दाढ़ी खींच रहे हैं, आप मिस्टर पेशावर के बगैर 2 घंटे सर्वाइव करने की सलाहियत नहीं रखते थे आप अपने लाने वालों को अब गालियां दे रहे हैं खान साहब, तो किस तरह? वो कहते हैं ना, नेवर ट्राई टू बाइट द हैंड विच फीड्स यू। तुसा उसे हथ नूं चक मार लिया, हुण इस तरह ना करो, खुदा दा ना जे। ये पाकिस्तान ने सर्वाइव करन दियो, भावें जिस तरह भी, मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट माय ओपिनियन अबाउट इट। क्योंकि वाहिद एक इदारा है, चले जिस तरह भी करता रहा, चीजों को कंप्रोमाइज करता रहा। प्रोजेक्ट 1 भी उन्होंने लॉन्च किया होगा इमरान खान, हो सकता है वो सोचते हो कि 2 पार्टियां जो नहीं सही चल रही, तीसरा उन्होंने लॉन्च कर दिया। हाँ, अब उनको ये जरूर चाहिए कि इसको अनवाइंड जरूर करेंगे। अब ये जो डैमेज कर रहा है, आपकी दाढ़ी खींचता है सुबह दोपहर शाम, इसका लाइसेंस टू किल जो है कुछ अरसे के लिए मुअत्तल करें आप, प्लीज कंट्रोल लें आप, कंट्रोल। रीजन ये है कि नाउ ही हैज बिकम अ थ्रेट टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बगैर के अलावा जो मर्जी करते फिर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन व्हेन यू विल गो अगेंस्ट के 3 टुकड़े पाकिस्तान के होंगे, 9 टुकड़े होंगे, मैं ये चाहता हूं कि किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए इस तरह के अल्फाज यूज करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। तार साहब, एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीजें सामने आई हैं, वो ये है, नॉर्मली तो मैं किसी की फैमिली या खान साहब की फैमिली के बारे में बात नहीं करता, लेकिन एक ऑडियो सामने आई है जो जियो न्यूज और बाकी लोगों ने मीडिया पे इस वक्त चल रही है, जिसमें खान साहब की जो वाइफ है बुशरा बीबी, उन्होंने जो पीटीआई के सोशल मीडिया के हेड हैं डॉक्टर खालिद अरसलान साहब, उनको ये कहा, अरसलान खालिद साहब, उनको ये कहा कि आप, जो बंदा भी हम पे इल्जाम लगाता है या इमरान खान पे लगाता है या वो जो वो थी गोगी के ऊपर इल्जाम लगाता है, आप सीधा सीधा उन पे गद्दारी का बयानिया बनाएं कि ये सारे गद्दार हैं, ये अमेरिका से मिले हुए हैं और ये रूस के हक में बात करें। वो जो सारा गद्दारी का बयानिया था वो बुशरा बीबी साहिबा जो है चला रही है। ये ऑडियो इस वक्त जियो न्यूज ने भी थोड़ी देर पहले चलाई और ये इस वक्त हेडलाइंस भी और सोशल मीडिया पे चल रही है। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो गद्दारी का बयानिया था ये उनके घर के इमरान खान साहब से चल रहा है। सो ये बेसिकली एक रिबटल है कि जो भी इमरान खान साहब पे क्वेश्चन करे, और उन्होंने अलीम खान का भी नाम लिया। तो आप क्या समझते हैं इस पे, ये जो गद्दारी है? और इसमें एक और सवाल भी साथ में लिंक कर दूं आपके लिए कि जो पीटीआई के जो ओवरसीज चैप्टर के सदर हैं डॉक्टर अब्दुल्ला रियार साहब, उन्होंने डोनाल्ड लू को लेटर लिखा है और उन्होंने लेटर लिखा और उसमें कहा है कि माजी बुलाएं और आगे की तरफ जाएं। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों चीजें? एक तरफ जो है वो गद्दारी की बातें चला रहे हैं, दूसरी तरफ अपने लोगों को अमेरिका में कहा है कि डोनाल्ड लू से कांटेक्ट करें।
देखिए, डोनाल्ड लू वाली बात उनसे अबव है उनकी, क्योंकि उसकी वजह है कि डोनाल्ड लू को इतनी बड़ी की पोजीशन में ही नहीं था अमेरिका के अंदर कि वो कुछ सख्त रखता हो या सलाहियत रखता हो किसी भी कंट्री के अंदर रजीम चेंज करने की। बहुत लोअर लेवल डिप्लोमेट है, नंबर वन, तो ये मैं कहना चाहूंगा। उसकी कोई पोजीशन इतनी बड़ी नहीं है कि वो सलाहियत रखता हो। मेरे ख्याल में तो इस वक्त जो बाइडन खुद नहीं सलाहियत रखता, जिसके एमबीएस फोन नहीं उठाता, वो क्या सलाहियत रखता होगा? जिसको खुद नहीं पता कि वो मेरा मसला किधर घूम फिर रहा है या क्या हो रहा है। देखें, अब मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जो अब गद्दारी वाली बात हो रही है, मैं एक मेंशन करना चाहूंगा, मेरी नजर से ये तो नहीं गुजरा, लेकिन मुबशर लुकमान साहब की एक मैंने सेगमेंट सुना है जो एक बड़ा खतरनाक था। उन्होंने किस तरीके से हरीम शाह और जो टीम है उनको जोड़ा है इसी तरह फर्स्ट लेडी और उस्मान बुजदार के साथ। उन्होंने कहा है कि उनकी नाराजगी जो है वो खान साहब के साथ किस तरह बनी, क्योंकि अक्सर वो उस्मान बुजदार की करप्शन की व्हाट्सएप मैसेजेस करते थे खान साहब को, और वो मैसेजेस खान साहब बगैर कई दफा पढ़े फॉरवर्ड कर देते थे। तो वो मैसेज उन्होंने फॉरवर्ड उस्मान बुजदार को किया, और उसके बाद जो उनके साथ जहाज वाली स्टोरी बनी थी, ये खवातीन वहां गई थी, किस तरीके से चौहान साहब और वो खवातीन, उस्मान बुजदार और खान साहब के घर वाले, ये सारे किस तरह कनेक्टेड थे उस वक्त। और जो जो जिसको इन्होंने जलीलो ख्वार करना होता था, उन खवातीन की मदद ली जाती थी, उन खवातीन को उनके पीछे लगाया जाता था। वो भी एक देखने वाली स्टोरी है, वो भी उनकी वो ऑन एयर जा चुकी है, मुबशर लुकमान साहब की। अब उसमें कितनी हकीकत है कितनी हकीकत नहीं है, लेकिन अगर दो दो चार जमा करें तो उसमें नजर तो आता है कि शायद यही था। क्योंकि जो दो लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, मुबशर लुकमान और मोहसिन बेग साहब, ये खान साहब की किचन कैबिनेट का हिस्सा होते थे। ये खान साहब के साथ अंदर बैठते थे। इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम और पैसा स्पेंड किया पीटीआई की तरक्की के लिए, और जिस तरीके से इनको कार्नर किया गया है वो उसके पीछे जाहिर है को बहुत लंबी चौड़ी स्टोरियां मौजूद होंगी। तो ये एक उनका है। और अगर उसको देखा जाए तो आज आप जो कह रहे हैं बात, कि जो बात करे उनके बारे में उस पर गद्दारी का लगाया जाए, तो ये अगर मुबशर लुकमान के साथ ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है। ये अगर इस तरीके से जाया जा सकता है कि वो अगर उस्मान बुजदार की करप्शन की सजा मुबशर लुकमान को इतनी बड़ी दी जा सकती है, तो ये भी हो सकता है। फिर ये तो अल्टीमेटली वो, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि अगर डार्ट कनेक्ट करें तो फिर बॉटम लाइन में तो फिर दो दो चार जमा नीचे आ रहा है ना फिर उसमें। और दूसरा, अमेरिका के अंदर हालात ये है कि अगर आप दे रहे हैं कि डोनाल्ड लू को लेटर लिखा गया, अगले दिन मेजॉरिटी लीडर है चक शूबर न्यूयॉर्क के, और उनकी जुरिस्डिक्शन में काफी पाकिस्तानी रहते हैं, और अगले दिन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के आके प्लेटफॉर्म पे उन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान हैज डैमेज द पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप और इट नीड टू बी फिक्स्ड। लेकिन ये फिक्स जो है वो इस दौर में नहीं होंगे, क्योंकि ये दौर इस वक्त जो जा रहा है, इस वक्त अगर, क्योंकि मैं एक रिपब्लिकन हूं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के मैंडेट में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग पेंटागन पे बिलीव नहीं करती। बराक ओबामा जो थे, उन्होंने कई आर्मी बेसिस को बंद किया था। उन्होंने आर्मी के अगेंस्ट जाते हैं, वो आर्मी को प्रमोट नहीं करते। और आर्मी को प्रमोट ना करना दर हकीकत यही होता है कि फॉरेन पॉलिसी से हाथ उठा लेना। अब रिपब्लिकन पार्टी का मेन डिफरेंस क्या है? दे बिलीव इन स्ट्रॉन्गर आर्मी, दे बिलीव इन स्ट्रॉन्ग पेंटागन। जब इन चीजों पर तवज्जो दी जाती है तो अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी उसका हिस्सा होता है। लेकिन वो टाइम आने वाला है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में भी रिपब्लिकन आ रहे हैं वापस, और 2024 में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट का आना भी लिखा जा चुका है। तो ये सारी चीजों के डोनाल्ड लू तो जवाब नहीं दे पाएंगे, डॉक्टर रियार के लेटर डजंट मैटर। लेकिन वो टाइम आ रहा है कि लोग अमेरिका में ऐसे पावर में होंगे जो पाकिस्तान से सवालों जवाब करेंगे। एक तो वो अफगानिस्तान पे सवालों जवाब करेंगे, और जिस तरीके से खान साहब बार बार हर स्पीच में ये कहते हैं कि बच्चों निकलो बाहर, तो अमेरिका के खिलाफ जंग करो, और दूसरा बार बार कहते हैं कि न्यूट्रल्स ने मुझे धोखा दिया है अमेरिका के साथ मिलकर। तो इन चीजों के सवालों जवाब होंगे, लेकिन अभी नहीं, इस पे कुछ टाइम लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक जारी बात है, ये इमरान खान साहब सियासत तो करके चले गए हैं, लेकिन इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान की रियासत को होगा, और वो फिर जो भी मौजूदा हुकूमत है उसको और पाकिस्तानी अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर गिविंग अस valuable input on the ongoing situation. Thank you, sir. पाकिस्तान जिंदाबाद।